होगा क्लास 12 सेमेस्टर 3 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का आखिरी चैप्टर जो बच गया है दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो हम लोग आज करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कॉस्टिंग का दोनों चैप्टर हो गया खत्म, टैक्सेशन का दो में से एक चैप्टर ऑलरेडी हो गया, ये लास्ट चैप्टर है। मतलब पूरा कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का क्लास 12 सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है ये उसका लास्ट टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया। मतलब कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन सेमेस्टर 3 का पूरा खत्म। हम ऑलरेडी पूरा चैप्टर आप लोगों को एक्सप्लेन करके रिकॉर्डेड क्लास ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है, नोट्स दिया हुआ है, एमसीक्यूज दिया हुआ है, ईयर क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप लोग अब प्रैक्टिस करना चालू कीजिए, वक्त और ज्यादा नहीं है। ये देखते देखते टाइम जा रहा है, आप लोग रिगरसली उसको प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर क्या मतलब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का? टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। हम लोग क्लास 11 और 12 में मिलाकर, 11 के स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे सर हेड्स ऑफ इनकम 5 होता है। इनकम फ्रॉम salaries, income from profits and gains of business and profession, income from capital gains, income from house property and income from other sources। तो सर सबका तो पता है किसमें क्या जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या जाएगा? एज द नेम सजेस्ट अदर सोर्सेज, मतलब वो इनकम जो चारों में से कोई भी हेड्स में नहीं जा रहा है वो कहां चले जाएगा? अदर सोर्सेज। मतलब वो इनकम जिसको कोई अपनाने नहीं मांग रहा है, अदर सोर्सेज अपना बाहर फैला के बोल रहे हैं आ जाओ हम हैं तुम्हारे लिए। जैसे कि सर सैलरी में, इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी वाला इनकम जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में प्रॉफिट्स या बिजनेस से जो पैसा कमा रहे हो वो जाएगा। कैपिटल गेन हम लोग किए, कैपिटल एसेट बेच कर जो प्रॉफिट लॉस होगा वो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी हम लोग का नेक्स्ट सेमेस्टर में है, रेंटल इनकम जो है वो वहां जाएगा। अब ये सब तो हो गया, कुछ ऐसा इनकम रहेगा जो चारों में से कहीं फिट नहीं बैठ रहा है। तो जो कहीं फिट नहीं बैठ रहा है उसको ये अपने अंदर फिट बैठा दो, बोलेगा भाई तुम यहां आ जाओ। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कोई स्पेसिफिक इनकम नहीं है, स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। इसका डेफिनेशन यही है कि जो किसी का नहीं है वो मेरा है। समझ में आया? वो इनकम जो कोई हेड में नहीं जा रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। हाँ, इसका कुछ एग्जाम्पल्स है अभी हम लोग करेंगे, बट इसका कोई फिक्स्ड इनकम बोल के नहीं है। जैसे सैलरी में सर सैलरी वाला ही इनकम जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम ही जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में बोले ना हम लोग, लेकिन अदर सोर्सेज में ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि यही इनकम जाएगा। नहीं भाई, वो इनकम जो कहीं नहीं जाएगा यहां आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसका जो भी सेक्शंस है वो आपका 56 से 59 के बीच में रहेगा अदर सोर्सेज का, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। इंट्रोडक्शन। सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये डील करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। याद रखिएगा कौन सा सेक्शन? 56। इट इज द लास्ट एंड रेसिडुअल हेड। इसमें आएगा आपका बेसिस ऑफ चार्ज अंडर दिस हेड, एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम चार्ज टैक्सेबल हियर, और कैसे कैसे टैक्स ट्रीटमेंट होगा लॉटरीज का, हॉर्स रेसेस का, ये सब, और इंटरेस्ट सिक्योरिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर में सिलेबस में भी आप लोग को दिए ही है क्या क्या पढ़ना है, एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है ना भाई? सर बेसिस ऑफ चार्ज क्या मतलब है सर बेसिस ऑफ चार्ज का? सेक्शन 14 इनकम टैक्स एक्ट में बता रहा है 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं जो हम आप लोग को बताए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 बोला गया एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स विच डज नॉट फॉल अंडर द फर्स्ट 4 हेड and is not exempted shall be taxable under the head income from other sources। क्या मतलब है सर? वो इनकम जो चारों हेड्स में नहीं जा रहा है और ना ही एग्जेम्प्टेड है। बहुत सारा इनकम एग्जेम्प्टेड भी है, जैसे कि इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल सोर्सेज। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड है ना भाई, तो वो तो कहीं नहीं जाएगा।
तो वो इनकम जो ना ही चारों हेड्स में जा रहा है और ना ही एग्जेप्टेड है, तो वो कहां चले जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये लाइन याद रहेगा ना, कौन सा इनकम जाएगा अदर सोर्सेज में? वो जो चारों में से कहीं नहीं जा रहा है और जो एग्जेप्टेड भी नहीं। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी अंडर दी सेट, क्या क्या कंडीशंस को आपको फुलफिल करना होगा? वही जो भी बताए, इनकम होना चाहिए, एग्जेप्टेड नहीं होना चाहिए वो इनकम, बाकी 4 हेड्स में नहीं होना चाहिए टैक्सेबल। ये एकदम याद रखना है इसको। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया। फॉलोइंग इनकम शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब कौन कौन सा इनकम है जो अदर सोर्सेज में आएगा? पहला दे दिया है सर, डिविडेंड्स, चाहे वो इंडियन कंपनी से हो या फॉरेन कंपनी से हो, बोथ टैक्सेबल है। पहले था इंडियन कंपनी का छूट था, लेकिन अब ऐसा कोई है, ऐसा कोई चीज नहीं। अभी इंडियन हो या फॉरेन कंपनी हो, दोनों ही क्या है? टैक्सेबल है। ठीक है, तो डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है? होपफुली आपको पता होगा। क्या मतलब डिविडेंड का? शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। मान लो तुम टाटा का शेयर्स खरीद के रखे हो, अब साल साल तुमको टाटा का जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें तुम्हारा भी तो हिस्सा है, तुमको मिलेगा क्या? डिविडेंड। क्या मिलेगा? डिविडेंड। वो डिविडेंड कहां पे टैक्सेबल होगा सर? वो डिविडेंड टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में, इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो। लेकिन डिविडेंड को कलेक्शन का जो चार्जेस रहेगा, या अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, तो वो डिडक्ट हो जाएगा। वो क्या होगा? डिडक्ट हो जाएगा। मतलब सर हमको डिविडेंड मिला है 10,000 रुपया, ये डिविडेंड को कलेक्ट करने में मेरा खर्चा हो गया 1,000 रुपया, तो नेट मेरे पास कितना बचा सर? 9,000। ये है ग्रॉस अमाउंट। इसमें से डिडक्शन या एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बच गया वो हो गया नेट अमाउंट। ये नेट अमाउंट टैक्सेबल होता है। क्या होता है? नेट अमाउंट टैक्सेबल होगा डिविडेंड का। क्लियर हुआ? समझ में आया? एनी डाउट? फिर आता है ग्रॉस अमाउंट। हाँ देखो, डिविडेंड का भी हम नेट अमाउंट के बारे में बात किए ना, अब आ गया ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट के बीच का डिफरेंस समझिए। ग्रॉस मतलब आप कितना कमाए, और नेट मतलब आपके हाथ में कितना आया। समझ में आ रहा है बात? दोनों का डिफरेंस। हम घर बेचे, ग्रॉस अमाउंट कितना में बेचे? 10 लाख। मेरे हाथ में कितना आया? 9 लाख। क्यों भाई? 50,000 रुपए ब्रोकर ले लिया, 50,000 रुपया बाड़ी वाला बिल चेंज करने के लिए, तो मेरे हाथ में बचा कितना? 9 लाख। 9 लाख है नेट अमाउंट, और 10 लाख जितना में बेचे है वो है, तो हम कमाए कितना? 10 लाख। हाथ में कितना बचा? 9 लाख। क्लियर हुआ? तो डिविडेंड में नेट अमाउंट टैक्सेबल होता है, लेकिन ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होगा कैजुअल इनकम बिफोर टीडीएस। कैजुअल इनकम का मतलब लॉटरी में कहीं जीत गए, क्रॉसवर्ड पजल्स में जीत गए, लूडो में जीत गए, ठीक है, हॉर्स रेस में जीत गए, कार्ड गेम ताश पत्ता खेलने में जीत गए, अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, जुआ में जीत गए, ठीक है, गैम्बलिंग बेटिंग सट्टा में जीत गए। जा रहे थे रास्ता में लेके 4 आदमी जो है लुंगी पहन के गमछा बिछा के पत्ता खेल रहा है, तुम बोले हम भी खेलेंगे, चाचा लोग बोला बैठो, तुमको भी पत्ता दिया, तुम भी खेले और जीत गए 5,000। पैसा तो कमाए ना, कमाए कि नहीं कमाए? तो बोला गया भाई 5,000 रुपया तुम कमाए, इसके ऊपर तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तुम बोलोगे नहीं 5,000 जो हम कमाए उसमें से 500 रुपया तो चाय पानी में खर्चा हो गया, मेरा पास तो 4.5 बचा, नेट अमाउंट के ऊपर टैक्स देंगे। वो बोलेगा नहीं, नेट अमाउंट नहीं, ग्रॉस अमाउंट जो कमाए हो पूरा उसके ऊपर टैक्स दो। आईपीएल में पहले बहुत जोर चलता था, ड्रीम 11 में पैसा लगाओ करोड़पति बन जाओ, सुनते थे ना ये सब। तो ड्रीम 11 हो गया, एमपीएल हो गया, अलग अलग जो फैंटेसी गेम्स था, वो सबसे अगर आप पैसा कमाते तो कहां पे आ जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और उसका ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होता है। हॉर्स रेस टीवी में देखे होंगे, जो क्या नाम है तुम्हारा, एक्टर लोग जो है घोड़ा दौड़ रहे हैं उसके ऊपर पैसा लगा रहा है, बेटिंग कर रहे हैं,
उससे अगर तुम पैसा जीतते हो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। गॉट माई पॉइंट। और ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट नहीं, मतलब तुम घोड़ा में लगाए 1,000 रुपया, 1,000 का टिकट लिए और जीत के 1 लाख रुपया, तो तुम बोलोगे 1 लाख रुपया का तो जीते हैं लेकिन 1,000 रुपया का तो टिकट लिया था, मेरा पास 99,000 रुपया बचा है, 99,000 के ऊपर टैक्स देंगे। नहीं बाबू, इसमें कोई माइनस नहीं होगा। सरकार बोला एक तो जुआ खेलने दे रही है, ऊपर से इसको एक्सपेंस भी माइनस करना है, चल जो है सबके ऊपर टैक्स देना है पूरा। समझ में आया? उसी तरह कैसीनोज, कैसीनोज एंड ऑल देखे हो ना, ये हो कि नहीं? टीवी में तो देखे होगे ना भाई, पिक्चर पिक्चर में। रेस में नहीं देखा जाए यार कैसीनो में, ऐसा तुम लोग बोल रहे हो, लग रहा है आज एकदम अभी नामकरण हो गया या कुछ जान रहे ने। कैसीनोज एंड ऑल, वो सबसे भी अगर कोई अर्न कर रहा है तो ये भी क्या हो गया, कैजुअल इनकम आ गया। मतलब एक तरह का जुआ, गैम्बलिंग, सट्टा, बेटिंग, ये सबसे जो पैसा कमा रहे हो आप, ये सब टैक्सेबल है ग्रॉस अमाउंट में। समझ में आ रहा है बात? फिर अगर गिफ्ट मिल रहा है आपको, कोई भी गिफ्ट जो 50,000 से ज्यादा है, कोई इंडिविजुअल आपको दे रहा है, तो फुल अमाउंट टैक्सेबल होगा। मतलब तुमको गिफ्ट मिला है 49,000 रुपया का टैक्स फ्री, लेकिन तुमको गिफ्ट मिल रहा है 50,001 रुपया का। अब तुम बोलोगे सर तो बोले थे 50,000 तक नॉन टैक्सेबल है, 1 रुपये के ऊपर टैक्स देंगे। नहीं बाबू, अब तुम पूरा 50,001 रुपये के ऊपर टैक्स देंगे। एक्सीडिंग 50,000, 50,000 का गिफ्ट मिला है, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं है। 50,001 रुपया का गिफ्ट मिला है, पूरा का पूरा 50,001 रुपया टैक्सेबल है। समझ में आया? तो इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, इफ नॉट चार्ज। अगर देखो कोई इनकम है जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स में चार्ज नहीं हो रहे बिजनेस का, तो वो भी अदर सोर्सेज में चला जाएगा। जैसे कि इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ मशीनरी, कंपोजिट रेट, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्या है ये सब। अब और भी बहुत सारा इनकम है जो टैक्सेबल है अंडर दी हेड अदर सोर्सेज। कौन सा है और इनकम सर? पहला इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग का मतलब क्या होता है बोलो तो? ये बताए भी तुम लोगों को। सबलेटिंग का मतलब, मान लो एक फ्लैट है, ये फ्लैट भाड़ा में लिया है ए, कितना में? 5,000 रुपये महीना में, और ए इसको भाड़ा में दे दिया है बी को, कितना में? 8,000 रुपये महीना में। तो बी जो पैसा ए को दे रहा है, और ए किससे लिए? ए लिया है मान लो एक्स से। एक्स कौन है? मालिक है। ए दे रहे हैं रेंट एक्स को 5,000। ध्यान समझो, एक घर है, मालिक कौन है? एक्स। एक्स भाड़ा में दिया है ए को, कितना में? 5,000 रुपया महीना में। तो ये 5,000 रुपया रेंट जो ए दे रहा है एक्स को, ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। क्योंकि एक्स जो है ये घर का मालिक है, और एक्स इस घर को ए को भाड़ा में देके है, तो ए से जो भाड़ा एक्स को मिल रहा है, एक्स ये चार्ज करेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ए इस घर को दे दिया है बी को 8,000 रुपया भाड़ा में, और 5,000 वो दे रहा है। नेट नेट ए के पास बच रहा है 3,000 रुपया। ये 3,000 रुपया जो ए कमा रहा है, इसको बोलते हैं सबलेटिंग। मतलब किसी और का सामान किसी और को भाड़ा में दे दिया। अब ये जो ए कमा रहा है, ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं रहेगा, क्योंकि ए हाउस का ओनर नहीं है। कहां जाएगा सर तब? ये अदर सोर्सेस में जाएगा। कहां जाएगा? अदर सोर्सेस। तो सबलेटिंग का मतलब यही होता है। सबलेटिंग का मतलब होता है एक से भाड़ा में लेके दूसरा को भाड़ा में दे देगा। तो अगर तुम ओनर हो और तुम भाड़ा कमा रहे हो, उसको बोला जाएगा रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट। मतलब अपना घर को या दुकान को भाड़ा दे रहे हैं, तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन तुम अगर मालिक नहीं हो, किसी और का जगह को भाड़ा में लेके बीच में पैसा कमा रहे हो, तो ये चले जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर हुआ? समझ में आया ये वाला पॉइंट? फिर आता है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। बैंक में एफडी करवा के सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब कहां चले जाएगा? अदर सोर्सेज। एमपी, एमएलए, एमएलसी को जो सैलरी मिल रहा है, वो भी चले जाएगा अदर सोर्सेज में। क्यों सर? ये तो नाम है सैलरी, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाना चाहिए। एमपीज और एमएलए लोग को जो सैलरी मिलता है, तो वो तो बोला ही जा रहा है सैलरीज, तो
तो जब सैलरी है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ना जाना चाहिए सर, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि जब हम क्लास 11 में आप लोग को सैलरी पढ़ाए थे, वहां पे बोले थे कि एक इनकम को सैलरी के हेड में क्वालिफाइड होने के लिए ये जरूरी है कि जिसको पेमेंट दिया जा रहा है, जिसको सैलरी दिया जा रहा है और जो सैलरी दे रहा है, दोनों के बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब मालिक, बॉस और वर्कर का रिलेशनशिप होना चाहिए। एमएलए और एमपीज लोग को जो सैलरी मिल रहा है वो कौन दे रहा है? गवर्नमेंट। क्या एमएलए और एमपीज लोग गवर्नमेंट का वर्कर है, एम्प्लॉय है? नहीं, वो लोग क्या है? गवर्नमेंट का पार्ट है। क्या है? गवर्नमेंट का पार्ट है। तो यहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। इसी वजह से जो एमपीज और एमएलए लोग को जो सैलरी मिलता है वो सैलरी की हेड में चार्ज नहीं होके अदर सोर्सेज में चार्ज होता है। समझ में आया आप लोगों को? क्लैरिटी आया? एग्जामिनर का जो फीस मिल रहा है एक टीचर को फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन अदर देन हिज ओन इंस्टीट्यूशन, क्या मतलब है? हम एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पता है, मान लो हम एक्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है वीडियो रिलीज होती हो या 2-3 साल बाद स्कूल चेंज हो गया तो नाम लेना नहीं चाहिए स्कूल का जहाँ पढ़ा रहे हैं। तो जो भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मान लो हम एक्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वाई स्कूल वाला हमको बोला ना कि सर आपका नाम बहुत सुने हैं, आप हम लोग का स्कूल में आके पेपर चेक कर दीजिएगा या पेपर सेट कर दीजिएगा, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है चलो। तो हम वाई स्कूल गए, वहां पे एग्जामिनर के तौर पे एग्जाम ले लिए, पेपर सेट कर दिए और बदले में हमको कुछ पैसा मिला। तो ये जो पैसा हमको वाई स्कूल दिया है, मान लो 10,000 रुपये दिया, तो ये 10,000 रुपये मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्ज होगा। लेकिन अगर यही काम हम एक्स स्कूल के लिए करते और हमको पैसा मिलता तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्कूल में हम एम्प्लॉय है, वो लोग हमको जॉब में रखा है, लेकिन वाई स्कूल वाला में हमको जॉब में नहीं रखा है। हम वहां पे एज अ गेस्ट फैकल्टी या गेस्ट लेक्चरर गए, अपना काम किए और निकल गए। तो ये जो इनकम है ये अदर सोर्सेज में चला जाएगा। डायरेक्टर्स कोई कंपनी का फीस या रेन्यूमरेशन उसको मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है, कोई आर्टिकल लिखने के लिए आपको पैसा मिल रहा है, कहीं पे लेक्चर डिलीवर करने का पैसा मिल रहा है, आपको अगर पेंशन मिल रहा है या एन्युटी मिल रहा है एलआईसी में, मतलब होता है ना कि भाई 20 साल तक अब साल के इतना दो, 20 साल के बाद जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको इतना 10,000 रुपये महीना या 20,000 रुपये महीना एलआईसी की तरफ से मिलेगा। तो ये जो इनकम है इसको बोलते हैं एन्युटी, ये भी चार्ज होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। रेंट फ्रॉम लैंड, ग्राउंड रेंट मतलब खुला मैदान है। जब हम लोग हाउस प्रॉपर्टी करेंगे ना तो आप लोग को डिटेल में ये चीज समझाएंगे। अगर स्ट्रक्चर है, जैसे ये जगह है, यहां से जो रेंट हम कमा रहे हैं तो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। खाली जमीन है और हम उसको भाड़ा में देके रखे, तो खाली जमीन को भाड़ा में दे रहे विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन, तो वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मेरा एक बड़ा सा मैदान है कुष्टिया, साल में 2 महीना के लिए मेला लगाने आता है सब, वहां पर हम वो लोग से भाड़ा लेते हैं और मेला लगाने देते हैं। तो ये जो भाड़ा ले रहे हैं, जो भी कुष्टिया का ओनर है, ये चले जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। क्यों? क्योंकि खुला मैदान है ना सर। हाँ, इसका कुछ एक्सेप्शन थोड़ा बहुत है, वो हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ाएंगे कि स्टेडियम या कोई ऑडिटोरियम जिसके ऊपर छत नहीं है तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, वो अलग चीज है। इंश्योरेंस का कमीशन, तो मान लो पार्ट टाइम में इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रहे हो, उससे तुमको कमीशन मिल रहा है, ये इंश्योरेंस बेचने का, वो भी अदर सोर्सेज में चला जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर अगर कोई लैंड है जिससे आप एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहे हो, वो भी कहां चले जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और अगर इंडिया में ही कोई लैंड है उससे एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहे हो तो हाँ, इंडिया में मान लो बिहार में तुम्हारा जमीन है, खूब खेती बाड़ी से वहां पैसा कमा रहे हो एग्रीकल्चरल इनकम से, वो कौन सा हेड में जाएगा? बोलो फैजान। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। 11 का है ये, एग्जेम्प्ट है। अभी तो बोले एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम है, कोई हेड में नहीं जाएगा। लेकिन अगर लैंड आउटसाइड इंडिया है तब वो चार्ज होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या कर रहे भाई तुम लोग?
एम्प्लॉय जो तुम अपना प्रोविडेंट फंड में जो पैसा डालते हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी अदर सोर्सेस में जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी अदर सोर्सेज में जाएगा। इंटरेस्ट अर्नड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले इंटरेस्ट मिल गया तुमको, कुछ डिपॉजिट किए हुए थे, वो भी अदर सोर्सेज में जाएगा। और फैमिली पेंशन ये भी अदर सोर्स में जाएगा। फैमिली पेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर कुछ एग्जेम्पशंस भी है। क्या एग्जेम्पशन है, क्या डिडक्शन भी है, क्या डिडक्शन है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी याद रखना है कि फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। देखो सैलरी तो सैलरी में जाएगा, पेंशन भी सैलरी में जाता है, लेकिन फैमिली पेंशन क्या होता है? सैलरी तो सबको पता है, पेंशन का मतलब क्या? देखो मान लो हम मेरा एग्जांपल मत लो, कोई दूसरा का मान लो, कोई एक आदमी है, ठीक है, वो जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब है, उसको सैलरी मिल रहा है, जब तक वो काम कर रहे हैं उसको सैलरी मिल रहा है, जब वो रिटायर हो गया उसको पेंशन मिलेगा। तो जब उसको पेंशन भी मिलेगा तो भी वो चार्ज होगा इनकम अंडर द हेड सैलरी में। बहुत सारा टाइम होता है ना भाई, सैलरी था 1 लाख, रिटायर हो गए, पेंशन मिल रहा 50,000। अब ये चचा जिसका जॉब था, जिसको 50,000 पेंशन मिल रहा, वो हो जाता है इंतकाल, वो मर गया, तो उसकी बीवी है, उसका बीवी को मिलेगा 25,000 रुपीज पेंशन। अब इसको बीवी को ये जो पेंशन मिल रहा है इसको बोलेंगे फैमिली पेंशन। क्या बोलेंगे? फैमिली पेंशन। और फैमिली पेंशन जो होता है ये चार्जेबल होता है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, क्योंकि वाइफ तो काम नहीं कर रही थी, वाइफ का तो एम्प्लॉयर नहीं है, हस्बैंड का था, हस्बैंड तो डेथ कर गया, तो वाइफ को जो पैसा मिल रहा है ये होगा फैमिली पेंशन। लेकिन जितना अमाउंट मिलता है वो पूरा का पूरा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल नहीं होता, इसके ऊपर कुछ डिडक्शन है। जिसके पास पुराना बुक होगा वहां पे लिखा हुआ होगा 1/3 ऑफ द पेंशन रिसीव्ड और 15,000, लेकिन न्यू बुक जिसके पास है, अभी रूल चेंज हो गया है, वो 15,000 से बढ़ के हो गया 25,000। मतलब जितना भी पेंशन आपको मिल रहा है उसका 1/3 अमाउंट या 25,000 जो छोटा है उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम समझाते हैं, देखो मान लीजिए किसी को फैमिली पेंशन मिल रहा है, कोई आंटी है जिसका हस्बैंड हो गया इंतकाल और उसको फैमिली पेंशन मिल रहा है साल का बात हो रहा है, ठीक है, साल का 90,000 रुपया। अब ये 90,000 का 1/3 कितना होता है? 30,000। और मैक्सिमम अमाउंट कितना था? 25,000। तो दोनों में से छोटा कौन है? मतलब 90,000 जो अमाउंट मिला है उसमें से 25,000 रुपया माइनस कर देंगे, जो बच गया है कितना बचा है? 65,000। ये होगा टैक्सेबल फैमिली पेंशन, अदर सोर्सेज में जाएगा। समझ में आ रहा है? अब 90,000 की जगह मान लो ये अमाउंट रहता 60,000, तो 60,000 का 1/3 कितना हो जा रहा है सर? 20,000। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? 25,000। दोनों में से छोटा क्या है? क्या है? 20,000। तो जो 60,000 रुपये इसको मिला है, 60,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे, बच गया 40,000। ये 40,000 रुपये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो एक जगह में देखिए 20,000 रुपये डिडक्शन माइनस हुआ, दूसरे जगह में 25,000 रुपये माइनस हुआ। तो कौन सा बेसिस पे हुआ? डिडक्शन अलाउड 1/3 ऑफ पेंशन और 25,000 विच एवर इज लेस। जो पेंशन मिल रहा है उसका 1/3 निकाले और 25,000, जो छोटा रहेगा 25,000 हो या 1/3 का अमाउंट हो, उसको फैमिली पेंशन का अमाउंट से माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो फैमिली पेंशन होगा टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग याद रखिए। याद रहेगा तो बोलो भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फैमिली पेंशन को, तो समझ में आ गया होगा होपफुली आप लोगों को। टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा लॉटरीज का, हॉर्स रेस का, कार्ड गेम्स का, क्रॉसवर्ड पजल्स का, अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1B बोला गया ग्रॉस विनिंग फ्रॉम लॉटरी टैक्सेबल होगा। ग्रॉस विनिंग, कोई एक्सपेंसेस माइनस नहीं कि सर 1 लाख रुपए जीते लेकिन 10,000 रुपए का तो टिकट भी खरीदे थे, तो टिकट का पैसा माइनस नहीं होगा, पूरा का पूरा जो जीते है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और समझ में आ रहा है बात? तो याद रखना है ये सब में ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होता है।
तो क्या क्या टैक्स होगा? सबसे पहले तो 30% फ्लैट टैक्स चार्ज होगा, और फिर जो टैक्स चार्ज हुआ है उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से। 34% नहीं हो रहा है, ध्यान से समझो, ये वाला चीज को बहुत गड़बड़ कर देता है। 30% फ्लैट टैक्स, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से हो गया। ऐसे नहीं होता। देखो क्या होगा, मान लो तुम जीते हो कितना, तुम जीते हो कितना का जुआ खेल सकते हो तुम लोग? मान लो तुम जीते हो, कितना का जुआ खिलवाई तुम लोग को, चलो 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपया तुम जीते जुआ खेल के। इसके ऊपर 30% टैक्स है, फ्लैट रेट, तो इसका 30% कितना हो गया? 30,000। अब ये जो 30,000 है ना, इसके ऊपर होगा एच हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑन 30,000। ये 30,000 के ऊपर 4%, तो कितना हो गया? 1,200। तो टोटल टैक्स आप कितना दोगे? 31,200। तो 1 लाख से 31,200 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं कि 4%, 1 लाख का 4,000 नहीं। तो अगर आप शॉर्टकट में देखोगे, टोटल एज अ परसेंटेज आप कितना टैक्स दे रहे हो? 31,200 आप टोटल टैक्स दे रहे हो आउट ऑफ 1 लाख इंटू 100। तो अगर परसेंटेज के फॉर्म में देखेंगे तो 31.2% अमाउंट आपका टोटल अर्निंग का टैक्स में चला जा रहा है। समझ में आ रहे हैं? नहीं समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन कर रहे, देखो नहीं समझ में आएगा फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम एक किसी दिन चोरी चुपके से ड्रीम 11 में पैसा लगा दी और तुम्हारा लक अच्छा, तुम जीत गए। जीती कितना? 1 लाख रुपया, और तुम खुश, वाह 1 लाख आ गया मेरे पास। नहीं बाबू, 1 लाख नहीं आएगा। तुम्हारा विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी 1 लाख रुपये। कितना? 1 लाख। अब तुम सोचिए, ये 1 लाख आया, चलो 1 लाख रुपए का कुछ सोना खरीद ले रहे। बाबू 1 लाख हाथ में नहीं मिलेगा। इसके ऊपर पहले कटेगा फ्लैट रेट, फ्लैट टैक्स रेट 30%। तो कितना हो गया? 30,000। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना? 4% ऑन 30,000। ये जो 30,000 आया है इसके ऊपर 4%, तो कितना हो गया? 1,200। अब आपके पास कितना बच रहा है? 68,800। यही है ना भाई? 68,800। ये है आपका ग्रॉस विनिंग। क्या है? ग्रॉस विनिंग, सॉरी, नेट विनिंग। इतना आप घर लेकर जाओ। तो तुम जीते 1 लाख हो, तुम्हारा हाथ में कितना बचा? 68,800। तो कितना पैसा तुम टोटल टैक्स दिए हो? ये दोनों को अगर प्लस करोगे तो 31,000। कितना दिए हो? 31,200 आउट ऑफ 1 लाख। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 31,200 आउट ऑफ 1 लाख 31,200 आउट ऑफ 1 लाख। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 31.2% तुम क्या दे दिए हो? फ्लैट रेट। जो भी अर्निंग है उसका 31.2% गया। लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करके शो करे तो ऐसे शो होगा। समझ में आ रहा है बात मेरा? अब आया समझ में? टोटल अर्निंग, उसके ऊपर फ्लैट रेट, फिर उसके ऊपर 4% जो फ्लैट रेट है। तो ये आपका टोटल टैक्स है। डिडक्ट होने के बाद आपके हाथ में आया इतना। अब इतना से आपको जो करना है करिए। क्या करोगे इमरान? ये जो बच गया पैसा, इसका क्या करोगे? मतलब वो सोच के कि जुआ खेलेंगे। ये नहीं बोल रहा नहीं सर हम जुआ खेलेंगे क्या। समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, इसका कुछ एक्सेप्शन है। अच्छा, ये सब कहां पे अप्लाई होगा? जो भी हम बताए, ये लॉटरी में, गैम्बलिंग में, बेटिंग में, हॉर्स रेस में, केबीसी क्विज, उसमें भी सोचते ना 5 करोड़ जीत गया। 5 करोड़ नहीं जीता भाई, उसका इतना कटेगा 5 करोड़ का 30%, और फिर जो अमाउंट आएगा उसका 4%।
से समझ में आ रहा है? इसका एक्सेप्शन ये है, देखो, एक होता है घोड़ा का रेस में पैसा लगाना, घोड़ा दौड़ रहा है तुम पैसा लगाते, तो वो हो गया गैम्बलिंग, बेटिंग। और एक होता है तुम रेस वाला घोड़ा का तुम ओनर हो, तुम उसको पाल रहे हो, देखभाल कर रहे हो, यहां से जो तुम पैसा कमाते हो वो गैम्बलिंग में नहीं है। समझ रहे हो बात? यहां से जो तुम पैसा कमाए हो ये गैम्बलिंग में नहीं आएगा। तो ये किस में आएगा सर? ये नॉर्मल अदर सोर्सेस में चला जाएगा। यहां पे तुमको एक्सपेंसेस माइनस करने को मिलेगा। रेस हॉर्स का जो ओनर है वो लोग डिडक्शन क्लेम कर सकता है, जो भी खर्च वो लोग किया है हॉर्सेस को मेंटेन करने में। भाई घोड़ा को खिलाने का तो खर्चा है ना यार, दवाई पानी चारा है ना, मेंटेनेंस। तो इसमें ओनर मान लो घोड़ा से कमाया 1 लाख रुपया, लेकिन घोड़ा का मेंटेन करने में उसका 40,000 रुपया खर्चा हो गया, तो उसके पास बचा कितना है? 60,000। ये 60,000 के ऊपर वो टैक्स देगा। लेकिन अगर तुम रेस में पार्टिसिपेट किए हो, मतलब तुम जुआ खेले हो, तब उस केस में कुछ माइनस नहीं होगा, पूरा 1 लाख के ऊपर टैक्स। लेकिन यहां तुम जुआ थोड़ी खेले हो भाई, तुम्हारा घोड़ा है, तुम घोड़ा मेंटेन करते हो, ओरिजिन मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखो एक्सेप्शन दिया है। तुम अगर कोई जुआ जीते, तुम तो जोश जोश में जुआ खेल दिए, बाद में तुम्हारा अंदर का ईमान जागा, हम तो बहुत गलत काम कर दिया, अब क्या करेंगे? तुम बोले ठीक है 1 लाख रुपए का जीते है ना, हमको पैसा नहीं चाहिए, पूरा हम दान कर देंगे, सरकार को दे दे, जाओ सरकार जो करेगा करेगा। तो ये जो तुम्हारा विनिंग का लॉटरी का, ये तुम अपने हाथ में लिए ही नहीं हो, सरकार को दे रही हो, तो इसके ऊपर तुमको कोई भी टैक्स देना, क्योंकि तुम अपना विनिंग्स को सरकार को फॉरगो कर दिए कि जाओ भाई रख लो। अगर मान लो कोई जिसके दिल में थोड़ा लालच रहा है कि ठीक है चलो लाख रुपया कमाए जुआ से, 50,000 रुपया दे रहे, 50,000 रुपया रख रहे, थोड़ा कम सजा मिलेगी, तो जो 50,000 रुपया तुम फॉरगो किए हो उसके ऊपर तुमको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, जितना तुम अपने पास रखे हो वो टैक्स देना। क्लियर हुआ? 1 लाख रुपया तुम जीते, 50,000 रुपया तुम सरकार को दे दिए कोई भी काम के लिए, कोई भी स्कीम में, और बाकी 50 तुम्हारे पास है, तो जो 50 तुम सरकार को दे दिए या जो भी अमाउंट सरकार को दे दिए उसके ऊपर नो टैक्स, जो तुम्हारे पास रहेगा उसके ऊपर तुमको टैक्स देना है। वही बोला, इफ अंडर एन एग्रीमेंट अ पर्सन फॉरगोज, मतलब दे देता है परसेंटेज ऑफ लॉटरी इनकम, लॉटरी से जो जीता है उसका कुछ परसेंटेज या पूरा का पूरा अमाउंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट और कंसर्न एजेंसी या कोई एनजीओ को, तो अमाउंट जो फॉरगो किए हो वो डिडक्टिबल है, उसके ऊपर टैक्स देने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? अब सर यहां पे देखिए, आप ग्रॉस विनिंग का अमाउंट कैसे निकालोगे? आपको नेट अमाउंट दिया है, बोला है आपके हाथ में आया है 68,800 रुपीज, तो अब बताइए अगर 30% कटा है टैक्स और 4% कटा है इसके ऊपर सेस, तो अब जीते कितना थे? तो हम लोग एक अभी नेट फ्लैट रेट पता किए है ना, 30% और 4% ऑफ 30% आता कितना है? 31.2%। तो यहां पे आप निकालोगे नेट अमाउंट जो आपको मिला है। चलो पहले हम लोग सॉल्व करके दिखा रहे हैं ये फॉर्मूला में, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। मिस्टर सूरज कुमार गुप्ता मेरा दोस्त है, ठीक है, बहुत शरीफ टाइप का, जुआ हुआ खेलता नहीं है, लेकिन जब हम क्वेश्चन बना रहे थे नाम नहीं आ रहा था दिमाग में, सूरज का नाम आया था, सूरज लिख दिए। सूरज कुमार गुप्ता वन द फर्स्ट प्राइज ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी, पहला प्राइज मिला वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी का, कब? 31 मई 2026 को, और उसको मिला कितना है? 6,88,000 एज नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सेस। अब आप बताओ वो जीता कितना था? ये तो उसको मिला है। अब इसका एक फॉर्मूला है, नेट अमाउंट दिया हुआ है ना, ग्रॉस अमाउंट का फॉर्मूला है। ग्रॉस अमाउंट का फॉर्मूला ये है, जो नेट विनिंग है या अमाउंट रिसीव्ड या नेट विनिंग,
उसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस 30% प्लस जो सेस होगा, यहां सेस बोला है ना, तो सेस कितना परसेंट है? 4% ऑफ 30%। ठीक है, तो अगर इसको अब सॉल्व किया तो अमाउंट कितना मिला उसको? 6,88,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 30% प्लस 30 का 4% कितना होता है? 1.2%। निकाल के देख लो भाई, 30 का 4% ऑफ 30 मतलब 4/100 इंटू 30। 1 1 2 जा 5 जा 6, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 1.2%। हाँ ठीक है ठीक है ठीक ही तो आ रहा है। 6/5, हाँ 1.2%। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6,88,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 31.2। अब इसको अगर फिर से सॉल्व करेंगे 6,88,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 31.2 का क्या हो जाएगा? 68.8। कितना आ रहा है? अब अगर इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो 688, यहां से अगर जीरो हटाना है तो यहां एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर तुम लोग के पास रहेगा नहीं। 688 जा 688 जा 1 2 3 4। अच्छा, यहां पे 100 देना भूल गए। ठीक है, इंटू 100। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया? 10 लाख। इसका मतलब है सूरज भाई 10 लाख रुपया जीता था। कितना जीता था? 10 लाख। कट कुट के उसके पास कितना आया है? तो ये था नेट फिगर और ये है ग्रॉस फिगर। कैलकुलेटर रहता तो बहुत इजीली हम तुम लोगों को बता देते कि भाई 6,88,000 है, उसको डिवाइड कर दो, कितना है? 68.8% से डायरेक्ट आ गया 10 लाख रुपये। लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होगा तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। समझ में आया? तो यहां तक आज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी से स्टार्ट करेंगे। ये वाला अगर किसी को डाउट है तो बोलो, हम फिर से बना रहे, फिर से बताए। हाँ, फैमिली पेंशन। देखो, फैमिली पेंशन में बोल रहा है अमाउंट टैक्सेबल कितना होगा। एक है अमाउंट कितना डिडक्शन होगा और कितना टैक्सेबल होगा। तो जो भी अमाउंट आपको मिल रहा है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड, फैमिली पेंशन रिसीव्ड, जो भी अमाउंट है, लेस लीस्ट ऑफ द टू, लेस लीस्ट ऑफ टू। नंबर 1, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन रिसीव्ड। नंबर 2, मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम लिमिट 25,000। अब ये दोनों में जो भी छोटा होगा उसको यहां पे लिखेंगे, इससे माइनस करेंगे, जो बच जाएगा तो वो हो जाएगा टैक्सेबल फैमिली पेंशन, टैक्सेबल फैमिली पेंशन। और ये वाला जो अमाउंट है दोनों का जो छोटा है उसको बोलेंगे डिडक्शन अलाउड इन फैमिली पेंशन। समझ में आया? ये क्लियर? समझ में आ गया पूरा? कुछ डाउट? सम्स करेंगे इसके ऊपर, सम्स करेंगे ना, क्लैरिटी आएगी। अभी एक एक करके ब्रेक कर करके आप लोग को समझा रहे हैं, फिर पूरा फॉर्मेट में भी समझाएंगे। ठीक है, ये वाला भी समझ में आ गया आप लोगों को? फ्लैट रेट वाला फॉर्मूला याद रखना है, अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस सेस, अगर सेस है तो। चलो फिर से एक तो और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तुमको मिल रहा है
तुमको मिला है जुआ खेल के, तुम जुआ खेले और जुआ खेल के तुम जीते हो विनिंग्स, नेट विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी। नेट विनिंग्स कितना था? 1,37,600 रुपए। अब तुमको बोला है तो बताओ ग्रॉस अमाउंट क्या होगा? ग्रॉस विनिंग्स क्या था? सेम फॉर्मूला, नेट विनिंग्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स का फ्लैट रेट, कुछ बोला नहीं है तो क्या है? 30% प्लस 4% ऑन 30%, तो 30% प्लस 4% ऑन 30। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए सर। 1,37,600 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4% 30 का होता है 1.2%, तो 30 प्लस 1.2 हो गया कितना? 31.2। अब इसको सॉल्व करिए सर। 1,37,600 डिवाइडेड बाय 68.8%। अच्छा ये परसेंट में है, ठीक है ना, ये सब क्या है? परसेंट में है, तो परसेंट हटाने के लिए यहाँ इंटू 100 देंगे, तो अमाउंट कितना आया है? 2 लाख रुपया। कितना आया? 2 लाख। ये जो 2 लाख रुपया है ये है मेरा ग्रॉस विनिंग। क्या है? ग्रॉस विनिंग। मतलब हम सर जुआ जो खेले थे 2 लाख, हाथ में मिला 1,37,600। क्लियर हुआ? कभी कदार ये जो टैक्स रेट तुमको नहीं बता रहा है ना, बता देगा कि टैक्स रेट है 30%, तो यहां पे तुमको 1 से सिर्फ 30% माइनस करना है। मान लो तुम्हारे हाथ में मिला है 70,000 रुपये, तुम जुआ खेले 70,000 जीते, और ये है नेट फिगर, और टैक्स कितना कट गया है? 30%। तो बताओ ग्रॉस फिगर क्या था? सिंपल, ग्रॉस फिगर था सर 70,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 30%। ठीक है ना? 1 माइनस 30% कितना हो गया? 70%। 30% का मतलब क्या होता है? 0.3 होता है ना। परसेंटेज को हम लोग डेसिमल में चेंज कर रहे हैं यहाँ, ठीक है? यहाँ पे 1 की जगह 100, अगर ज्यादा कंफ्यूजन लगेगा तो 100 लिख लिया, ठीक है? तो 100 माइनस 30%, तो कितना हो गया? 70% हो गया। 70,000 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, मतलब सर हम जीते थे 1 लाख रुपए। कितना जीते थे? 1 लाख। 30% टैक्स कटने के बाद हमको 70,000 मिला। तो टैक्स का रेट जो है ये आपको देख लेना है, और अगर नहीं दिया हुआ रहेगा कुछ तो कितना मानना है ये भी आप लोग को पता है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? तो यहां तक रखते हैं हम लोग। आप लोग मार्क कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से स्टार्ट होगा। तो आज जो 2 इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को हम सिखाए हैं वो क्या है? 2 इंपॉर्टेंट चीज, पहला फैमिली पेंशन और दूसरा कैसे करके ग्रॉस से नेट फिगर और नेट से ग्रॉस फिगर निकालेंगे। ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम ईयर क्वेश्चन करवाएंगे देखिएगा ये दोनों से क्वेश्चन बहुत आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कुछ दिल में रह गया तो पूछ लो, कुछ डाउट वाउट है तो पूछ लो। डाउट नहीं है तो भाई चलो नेक्स्ट क्लास में ये लोग कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग सम्स करेंगे। देख रहे हो 2024-23 सब जो सम्स है सम्स करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर से जो एमसीक्यूज आया है वो एमसीक्यूज को भी करेंगे। ये वाला तो सम्स है। उसके बाद देखो इस चैप्टर से जो एमसीक्यूज आए हैं, देख रहे हो एमसीक्यूज, देखो कैसे है। मिस्टर सेन रिसीव कर रहे हैं 3,000 रुपए पर मंथ एज फैमिली पेंशन। अब तुमको बताओ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन क्या होगा? 3,000 पर मंथ मतलब साल का कितना हो गया? 36,000। ये 36,000 उसको मिल रहा है, इसमें से माइनस होगा इसका 1/3, तो 36,000 का 1/3 कितना हो जाता है? 12,000। और मैक्सिमम लिमिट कितना है? 25,000। दोनों में छोटा कौन सा है? 12। तो 36 से 12 माइनस हुआ, कितना बचा? तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? ऑप्शन नंबर, समझ में आया? क्लियर हुआ? बस इसी तरह का क्वेश्चन है और क्या। देख लो ये तो ईयर क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था सेमेस्टर 3 के, मतलब लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन था।
और जुआ हुआ का कुछ है, देख लेते हैं। हाँ ये देखो जुआ का दिया हुआ है, इसको भी करवा ही देते। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस 68,800 रुपीज मिला है तुमको जुआ खेल के। इसमें से टैक्स कट गया 31.2%। एक्सपेंसेस हुआ था ये जुआ खेलने में 4,800 का खर्चा हुआ था। तो क्या ये खर्चा माइनस होगा? नहीं होगा। क्या चीज में खर्चा हुआ था, लेना देना नहीं है, खर्चा माइनस। तो ग्रॉस फिगर क्या हो जाएगा, तुमको बोला कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल तो ग्रॉस फिगर होगा सर, और ग्रॉस फिगर कैसे निकलेगा? 68,800 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 31.2। तो आ गया 68,800 डिवाइडेड बाय 68.8 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ रहा है 1 लाख रुपए। कितना आएगा? ऑप्शन में कितना दिया हुआ है, समझ में आया? किए ना ये वाला सम अभी बताए ना, बताए कि नहीं बताए? यही फिगर लेके भी बता रहे थे। देखो यहाँ पे तुमको दे दिया है, इजी कर दिया, मतलब ये जस्ट लास्ट ईयर ही आया है। देखो सैलरी रिसीव बाय एन एमपी फ्रॉम द गवर्नमेंट इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, अभी तुम लोगों को बताए। मतलब देखो आज का क्लास से सिर्फ प्रीवियस ईयर में 3 क्वेश्चन आ गया था, देख रहे हो? सिर्फ आज का क्लास जो भी हम लेक्चर डिलीवर किए हैं इसमें से 3 क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा उठा के दिए। और भी क्वेश्चन है, ये देखो बैंक कलेक्शन चार्जेस, कमीशन पेड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड अर्न। बात सही है या गलत? डिविडेंड कलेक्ट करने के वक्त जो खर्च होता है वो डिविडेंड से माइनस करते हैं। स्टार्टिंग में बताए थे कि डिविडेंड का जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उसमें से कलेक्शन चार्जेस माइनस हो जाते हैं। हाँ सर ट्रू है। इफ द एसएससी इज द ओनर ऑफ अ हॉर्स रेस, और वो अर्न कर रहा है हॉर्स रेस में, तो क्या वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम दी हेड अदर सोर्सेस? हाँ सर। तो क्या हो गया, पहला वाला जो है वो ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है। तो बोथ ए एंड बी आर। इफ द एसएससी इज द ओनर ऑफ अ हॉर्स रेस हॉर्स, मतलब तुम्हारे पास एक रेस का घोड़ा का तुम ओनर हो और तुम पैसा कमा रहे हो वो रेस का घोड़ा को रेस में दौड़ा कर, तो जो तुम पैसा कमा रहे हो वो टैक्सेबल होगा क्या अदर सोर्सेज में? हाँ टैक्सेबल होगा। सिर्फ इसका जो एक्सपेंसेस है वो आपका इनकम से डिडक्शन हो जाएगा, लेकिन टैक्सेबल तो अदर सोर्सेज में होगा, है ना? देखो ऑप्शन दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, गेम शो, उसमें 30% टैक्स ले रहे हैं। ये है एजर्शन। रीजन क्यों है? ये सब स्पेक्युलेटिव इनकम है, तो इसलिए ज्यादा टैक्स ले रहा है ताकि आदमी लोग जुआ खेलना छोड़े, जुआड़ी लोग जुआड़ी से अच्छा इंसान बने। एजर्शन सही है और रीजन भी क्या है? तो एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अल्कोहल के ऊपर इतना ज्यादा एक्साइज क्यों लगा है कि भाई पियक्कड़ लोग पीना छोड़े, लेकिन फिर भी वो लोग पीते जाते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो देखो ये सब ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, जस्ट लास्ट ईयर आया है सेमेस्टर 3। अभी अगर हम पीछे जाएंगे नीचे में एमसीक्यू में तो और भी बहुत सारा चीज आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, कौन सा हेड? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 56। सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। देखो मेरा मैथ में ईयर क्वेश्चन देने का रीजन यही है कि भाई सॉल्व करो तो समझ में आए, जो टीचर पढ़ा रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है एग्जाम। तो सिर्फ जो आज का लेक्चर अटेंड किया होगा तो वो एग्जाम में 10 में से 5 क्वेश्चन तो आज का क्लास में जो बोले उसी से आए। ठीक है, समझ में आया? तो क्लास को करते यहीं पे ऑफ, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। कॉस्ट एंड टैक्स में सही से मेहनत करो, बोर्ड एग्जाम में 40 में 40 आएगा एकदम। जो जो बताएंगे 12 में एकदम वही आएगा, एकदम गारंटी मेरा तरफ से। और तुमको मिस्टेक नहीं कर देना है, इसीलिए मिस्टेक कर दिए, प्लस माइनस में मिस्टेक कर दिए, नहीं। कैलकुलेशन अच्छा रखना है, माइंड को क्लियर रखना है, प्रैक्टिस करना है, जो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसको समझना है। नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछना है, दोबारा नहीं समझ में आएगा 3 बार पूछना है, लेकिन क्लियर करना है। 40 में 40 आएगा। ठीक है, चलो क्लास को यहीं पे करते हैं ऑफ। कोई डाउट किसी को?